करने वाली वो है एक्टिव फीटल मूवमेंट। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने इससे पहले देखा था, अपन ने FHS फाइंड आउट किया था, जिसमें अपन ने फीटल फंडल हाइट के बारे में अपन देखा था, और उसके अकॉर्डिंगली अपन ने जेस्टेशनल एज जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, है ना। मैंने 3 लैंडमार्क बताया था तुमको, एंसिफर्म कार्टिलेज, अम्बिलिकल कॉर्ड और सिम्फाइसिस प्यूबिस, और अपन ने अकॉर्डिंगली कैसे कैसे वीक्स बढ़ते हैं और कैसे कैसे कौन से वीक्स पे कहाँ पे कौन से लैंडमार्क पे अपन देख सकते हैं फंडल हाइट, इसके बेसिस पे अपन जेस्टेशनल एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो डील कर रही हूँ वो है एक्टिव फीटल मूवमेंट कैन बी फेल्ट एट द इंटरवल बाय प्लेसिंग द हैंड ओवर द यूट्रस एज अर्ली एज 20 वीक्स, है ना। आप जब बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करोगे, इसमें दोनों बेयर हैंड्स को आप पर एब्डोमिनली प्लेस करोगे, है ना, और जब पर एब्डोमिनली प्लेस करोगे 20 वीक के बाद आप कहते हो कि फीटस जो है वो फुली अपन कह सकते हैं ग्रोन अप फीटस है, नॉट सो स्मॉल बट इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन यू कैन पैल्पेट एंड यू कैन फील द पार्ट्स, इजंट इट। तो पोजीशन पता कर सकते हैं अपन, प्रेजेंटेशन पता कर सकते हैं 20 वीक के बाद। इससे अपन उसके बाद अपन कहते हैं 24 वीक के बाद वायबल फीटस है वो, है ना, वायबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, इजंट इट। तो 24वें वीक के बाद वायबिलिटी बढ़ते से ही अपन कह सकते हैं कि नाउ यू कैन फील द पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को आप फील कर सकते हो, पैल्पेट कर सकते हो, है ना, और इवन आप पता कर सकते हो कि प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा एट द एंड ऑफ ट्राइमेस्टर। देन इसमें आप पर एब्डोमिनली जब हैंड्स प्लेस करोगे 20 वीक्स के बाद, यू कैन एक्टिव फीटल मूवमेंट्स देख सकते हो। ये मूवमेंट्स जो है कोई फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि होल थ्रू आउट प्रेगनेंसी बच्चा जो है वो घूमेगा पानी में, है ना। तो पर्टिकुलरली अपन एट द मूवमेंट अगर अपन फील कर रहे हैं एक साइड में, तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि अगले दिन भी उसी साइड में मिले, इट कैन मूव ऑन, इजंट इट। तो मूवमेंट जो है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट, है ना। कंटेंट ज्यादा है तो मूवमेंट पॉसिबल है और ज्यादा रहेगा, और ऑब्वियसली ये एक कह सकते हैं अपन एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि बच्चा जो है विद इन द वूम वो लाइव है, इजंट इट। फिर इट इज नॉट ओनली गिव्स अ पॉजिटिव एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी बट ऑल्सो द लाइव फीटस। जैसे मैंने अभी बताया तुम लोग को, एक पॉजिटिव एविडेंस है कि प्रेग्नेंट है मदर, और साथ ही साथ लाइव फीटस है, क्योंकि पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। इनिशियली एक दिन में आपने ये पता करा कि लेफ्ट साइड में है, तो दूसरे दिन में कोई कंपल्सरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में रहे, वो राइट साइड में मूव हो जाएगा। अगर राइट साइड में मूव हो रहा है या फिर ऊपर या नीचे कहीं और फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फीटस लाइव है और वो एक्टिव है। ठीक है, द इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम अ फेंट फ्लटर इन अर्ली मंथ्स टू अ स्ट्रॉन्गर मूवमेंट इन द लेटर मंथ्स, है ना। इंटेंसिटी जो है वो वेरी करता है, एडवांसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी के साथ वेरी करता है। इनिशियल स्टेज पे बच्चे की साइज छोटी है, isn't it? Even the content of amniotic fluid is also less, तो मूवमेंट्स जो है वो बिल्कुल हल्के हल्के फ्लटर फॉर्म में आते हैं। फ्लटर क्या है? फटफड़ाना होता है ना। तो जो फ्लटर फॉर्म में अपन हल्का फुल्का मूवमेंट्स देख सकते हैं, जैसे जैसे एडवांस होगी प्रेगनेंसी वैसे वैसे जो मूवमेंट्स है वो बढ़ जाएंगे, isn't it? क्योंकि साइज ऑफ फीटस बढ़ गया, amniotic fluid कंटेंट बढ़ गया, अब मूवमेंट करने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा स्पेस है। ठीक है, तो इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम अ फेंट फ्लटर इन अर्ली मंथ्स टू द स्ट्रॉन्गर मूवमेंट्स इन द लेटर मंथ्स। तो ये एक्टिव फीटल मूवमेंट है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है एक्सटर्नल बेलॉटमेंट, है ना। 2 टाइप के बेलॉटमेंट्स होते हैं, एक इंटरनल बेलॉटमेंट होता है और एक्सटर्नल बेलॉटमेंट होता है ना। दोनों ही रिस्की केसेस है। दोनों ही बेलॉटमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं प्लासेंटा को डिटैच कर सकता है और इवन इंजरी या फिर अपन कह सकते हैं फेटल इफेक्ट दे सकता है टू द फीटस, इजंट इट। तो ना तो अपन इंटरनल बेलॉटमेंट करवाते हैं आज के तारीख में, और ना अपन एक्सटर्नल बेलॉटमेंट कराते हैं। इन केस पहले के टाइम पे जब कहते थे कि जब ब्रीच प्रेजेंटेशन था, जब बटक्स नीचे और हेड ऊपर था फंडल साइड में, तो इस केस में जनरली एक्सटर्नल बेलॉटमेंट के थ्रू, इंटरनल वर्जन के थ्रू, ये दोनों प्रोसीजर्स कंबाइन करके अपन फीटस के प्रेजेंटेशंस को चेंज कर सकते थे फ्रॉम ब्रीच प्रेजेंटेशन टू सेफालिक प्रेजेंटेशन, और फाइनली इसको पर वजाइनली डिलीवर आउट कर सकते थे। फिर से हर प्रोसीजर्स की कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशंस है। इन दोनों की कॉम्प्लिकेशंस मेनली प्लासेंटल डिटैचमेंट, अर्ली प्लासेंटल डिटैचमेंट और प्रीमेच्योर प्लासेंटल डिटैचमेंट देखने को मिल सकता है, और जनरली ये कॉज कर सकता है फेटल इफेक्ट टू द फीटस। तो बेलॉटमेंट्स जो है वो रिस्की है। आज की तारीख में बेलॉटमेंट्स बहुत कम किए जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल बेलॉटमेंट को ज्यादा सेफर माना जाता है इंटरनल बेलॉटमेंट से। ठीक है, अब होता क्या है एक्सटर्नल बेलॉटमेंट? एक्सटर्नल बेलॉटमेंट एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट करने के लिए होता है कि क्या पोजीशन पे, क्या प्रेजेंटेशन पे फीटस है ना। फीटस का कौन सा पोर्शन या फिर कौन सा पोल जो है वो इंटरनल नोज के ऊपर है, या फिर हम कह सकते हैं सॉकेट के अंदर आएगा, है ना। तो जनरली अगर मैं कहूं कि मैंने बलॉट किया, बलॉट करना मतलब दोनों हैंड्स को, बेयर हैंड्स को पर एब्डोमिनली प्लेस किया, जहां पे मुझे एम्प्टी फील हुआ उस एरिया को मैंने प्रेस किया, तो दूसरी साइड में मुझे कर्वेचर दिखाई दिया। वो कर्वेचर नथिंग एल्स बट इट इज फीटल स्पाइन,
है ना। और जहां पे मुझे फीटल स्पाइन फील हुआ वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो उसका पोजीशन हो जाएगा। अगर मैंने लेफ्ट साइड एम्प्टी पाया और राइट साइड में फीटल पोल कर्वेचर देखा मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि मदर की पोजीशन है ROA, है ना, दैट इज राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। एंड ऑब्वियसली इसके साथ साथ मुझे एक और चीज पता करनी पड़ेगी, वो है प्रेजेंटेशन। अब ऑक्सीपिटो एंटीरियर बोल रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंटेशन भी बोलना बहुत जरूरी है। अगर मुझे लगा कि सॉफ्टर पोर्शन ऊपर की साइड में है ना, जहां पे मैं मास फील कर सकती हूँ पर एब्डोमिनली एट दी फंडल एरिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेड जो है वो नीचे है ना। और अगर मैं वहां पे हार्डनेस फील कर रही हूँ पर एब्डोमिनली एट द फंडल एरिया, दैट मीन्स कि बटक्स नीचे है। हैव यू अंडरस्टूड? तो प्रेजेंटेशंस भी बलॉटमेंट के लिए थ्रू बलॉटमेंट अपन पता कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें अपन जनरली बलॉटमेंट के लिए करते हैं, ठीक है, इसलिए करते हैं अपन बलॉटमेंट्स। तो एक्सटर्नल बलॉटमेंट यूजुअली एलिसिट एज अर्ली एज 20 वीक्स। अगेन 20 वीक्स को इंपॉर्टेंस दिया है, अपन सेकेंड ट्राइमेस्टर पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल बलॉटमेंट इज ओनली पॉसिबल आफ्टर 20 वीक्स एंड व्हेन द फीटस इज रिलेटिवली स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। यस एग्जैक्टली, अगर बच्चा बड़ा है और मदर को ओलिगोहाइड्रोमेनोस है तो इस केस में बलॉटमेंट पॉसिबल नहीं है, isn't it? क्योंकि दोनों साइड में अपन फीटल मास पा सकते हैं क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट कम है। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट ज्यादा है और बच्चे की साइज कम है तो आराम से बलॉटेबल है, isn't it? तो इस केस में अपन ये क्लियरली एक प्रिंसिपल है बलॉटमेंट का कि एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ फीटल साइज, है ना। तो बलॉटमेंट इज नॉट पॉसिबल इन केसेस लाइक ओलिगोहाइड्रोमेनोस, है ना। इवन इट इज नॉट पॉसिबल इन द केसेस ऑफ ओबेसिटी। अब ओबेसिटी इसलिए क्योंकि मस्कुलेचर इतना है कि पता नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली फीटल पार्ट क्या है ना, और एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट क्या है। और फीटल भले अपन कितना भी बलॉट करने की कोशिश करें, फीटल पार्ट्स को अपन फील या उसके काउंटर को अपन फील नहीं कर पाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? तो ओबेस केस में मस्कुलेचर के कारण जनरली अपन एक्सटर्नल बलॉटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इवन ओलिगोहाइड्रोमेनोस। देन द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक कंटेंट, ये मैंने प्रिंसिपल बताया तुम लोग को बलॉटमेंट का। इट इज डिफिकल्ट टू एलिसिट इन द ओबेस पेशेंट इन केसेस विद स्कैंटी ऑफ लिकर। देखो दोनों मैंने बोल दिया, ओबेस पेशेंट, स्कैंटी लिकर, इन दोनों में जनरली बलॉटमेंट पॉसिबल नहीं है। Have you understood? Then it is best elicited in breech presentation when the head is at the fundal presentation, है ना। fundal presentation मतलब अगर हेड यहाँ पे है और बटक्स नीचे है तो इस केस में बलॉटमेंट जो है वो बहुत इजीली एलिसिटेड है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस में सबसे ज्यादा पॉसिबल है, दैट इज ब्रीच और सिफेलिक। तो अपन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा से ब्रीच है, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल बलॉटमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट जो अपन करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो है ऑस्कल्टेशन। आप लोग ये क्या कर रहे हो, जनरल एग्जामिनेशन कर रहे हो जिसमें आपने इंस्पेक्शन देख लिया, पैल्पेशन देख लिया, इजंट इट, एक्टिव फीटल मूवमेंट देख लिया, एक्सटर्नल बलॉटमेंट देख लिया और आप फाइनली ऑस्कल्टेट करते हो। आपको पता है ऑस्कल्टेट किससे करते हो, स्टेथोस्कोप से। इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में ऑस्कल्टेशन इज नॉट पॉसिबल। लेटर ऑन जब बच्चे की साइज बढ़ेगी तो ऑस्कल्टेशन बहुत इजीली एविडेंट है ना। तो मोस्ट कंक्लूसिव क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी विद एन ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप इट कैन बी डिटेक्टेड बाय 18 to 20 वीक्स। देख लो सारे वीक्स 20 के करीब करीब आ रहे हैं, isn't it? तो 18 से 20 वीक के करीब आप इजिली नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से आराम से फीटल हार्ट साउंड फाइंड आउट कर सकते हो। Then the sound resembles to the tick of the watch under a pillow। ये साउंड कैसे सुनाई देता है? Obviously आप लोगों को स्टेथोस्कोप का जो बेल है उसको क्लोज करना पड़ेगा, है ना। Then एयर मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, isn't it? इवन जब आप क्लोजली मॉनिटर करने जा रहे हो तो फॉर अ सेकेंड यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेथ ऑल्सो एंड कंटिन्यूसली यू हैव टू वॉच, ठीक है। तो ये साउंड किस तरीके से सुनाई देगा कि ये कोई वॉच हो, कोई अलार्म क्लॉक हो जिसको आपने पिलो के नीचे रखा होगा और आप पिलो के ऊपर से सुन रहे हो, है ना। तो कितना फेंट, कितना लाइट साउंड सुनाई देता है, सेम वैसे ही साउंड सुनाई देता है अराउंड 18 to 20 वीक्स विद स्टेथोस्कोप, फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। Then the sound resembles to the tick of the watch under a pillow. The location varies with the position of the fetus, है ना। जैसे मैंने बताया जहां फीटस की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली बारी करेगा, है ना। और मैं जैसे बता रही हूँ स्पाइन के बाद आप लोगों को 4 फिंगर्स छोड़ के स्टेथोस्कोप को जनरली प्लेस करना है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में, और जनरली आप आराम से फील कर पाओगे। जब मैं आप लोग जब क्लासेस में आओगे तो मैं आपको बताऊंगी, डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि कैसे आप फील कर सकते हो उसको, ठीक है। द रेट वेरीज फ्रॉम 140 to 160 बीट्स पर मिनट, ग्रेजुअली सेटल्स डाउन टू 120 to 140 बीट्स एज अ प्रेगनेंसी एडवांसेस। इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जनरली द फीटल हार्ट रेट जो है वो बाउंस अप होता है, या फिर अपन कह सकते हैं बिल्कुल पीक पे जाता है, अराउंड 160 to 142 इस करीब आएगा,
है ना। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी ये जो फीटल हार्ट रेट है वो सेटल डाउन होगा और वो करीब पहुंच जाएगा 120 से 140 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि मैच्योरिटी के साथ साथ फीटल हार्ट रेट जो है वो वैरी करता है। इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में 140 से 160 की वैरी करता है और लेटर ऑन प्रेगनेंसी एडवांस होगी तो वो अराउंड 120 टू 140 रेंज अप करेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो मैं डील करने वाली हूँ वो है, अपन ऑस्कल्टेट कर रहे थे, अपन ने देखा था ऑस्कल्टेशन में अपन ने कार्डिक फीटल हार्ट साउंड के बारे में देखा था अपन ने, जो कि वैरी कर रहा था 120 से 140 जैसे से एडवांसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी होगी, है ना। इसके अलावा ऑस्कल्टेशन में अपन एक और साउंड सुन सकते हैं, जनरली 2 साउंड और सुन सकते हैं जिसको अपन कहते हैं शफल्स, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट शफल्स क्या होते हैं, ये शफल्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमको दोनों शफल्स को डिफरेंशिएट करना है। और ये शफल्स कैसे सिंक्रोनाइज होते हैं, मदर के तालमेल कहते हैं ना अपन, बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन तो आलम में सिंक्रोनाइजेशन वाली जो चीज है उसको क्लियर अप करने के लिए अपन को शफल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। शफल्स के थ्रू अपन इजीली पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये फीटल हार्ट साउंड है या फिर ये मैटरनल पल्सेशन है। ठीक है, और ये गश ऑफ ब्लड जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है। तो पहला शफल जो हम पढ़ेंगे वो है यूट्राइन शफल। It is a self-blowing systolic murmur heard at the side of the uterus, west of the side of the sound of synchronous with the maternal pulsation. It is due to the increased blood flow through the dilated uterus and its blood vessels. It is heard in the big uterine fibroid also. यूट्राइन शफल क्या होता है, जनरली गश ऑफ ब्लड। ये गश ऑफ ब्लड जो है वो क्यों हो रहा है, जनरली प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन के कारण, है ना। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, डायलेट करके रखा है ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स को, कि जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो सप्लाई कर रहा है किसको, यूट्रस को। और क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई कर रहा है यूट्रस को, एक स्पेशल टाइप ऑफ नॉइस या फिर एक वॉइस क्रिएट हो रही है, एक साउंड क्रिएट हो रहा है। इस पर्टिकुलर साउंड को आप कहते हैं यूट्राइन शफल। ये साउंड को अपन को एग्जैक्टली डिफरेंशिएट करना है फीटल शफल से, तो अपन को ये पता करना पड़ेगा कि मदर की पल्सेशन कैसे चल रही है। अगर मदर की पल्सेशन और इस साउंड को अपन सुने तो ये दोनों सिंक्रोनस फॉर्म में जा रहा है, मतलब तालमेल में जा रही है। ठीक है, यहाँ तो मदर की पल्सेशन चल रही है, साथ ही साथ सेम पल्सेशन रेट रिदम पे, सेम पल्सेशन रेट और रिदम पे ही यूट्राइन शफल भी चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूट्राइन शफल है। इसका मतलब ब्लड वेसल्स जो है वो कंटिन्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो सप्लाई कर रहा है यूट्रस को, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है जो कि जनरली क्रिएट कर रहा है एक पर्टिकुलर साउंड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ये साउंड जो है, इस पर्टिकुलर साउंड को अपन कहते हैं यूट्राइन शफल, जो कि सिंक्रोनस है विद द मदर और मैटरनल पल्सेशन। नेक्स्ट जो है वो है ये वाला पर्टिकुलर यूट्राइन शफल जो है अपन इस यूट्राइन फाइब्रॉइड में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। नेक्स्ट इज प्यूनिक शफल और फीटल शफल। It is a gush of blood in the umbilical artery and it is soft blowing murmur synchronous with the fetal heart sound, है ना। फीटल और फ्यूनिक का मतलब होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। और अगर मैं बोलूं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जब फ्लो करता है ये पर्टिकुलर साउंड क्रिएट करता है, इस पर्टिकुलर साउंड को अपन कहते हैं फ्यूनिक शफल और फीटल शफल। ठीक है, ये फीटल शफल जो है वो जनरली अम्बिलिकल आर्टरीज में लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जब गश आउट होता है तो एक पर्टिकुलर साउंड क्रिएट होता है। ये पर्टिकुलर साउंड को अपन फीटल शफल या फ्यूनिक शफल कहते हैं। और ऑब्वियसली इसको जरूरी है अपन को डिफरेंशिएट करना फ्रॉम दी मैटरनल और यूट्राइन शफल। हैव यू अंडरस्टूड? ये दोनों शफल्स हुए। नेक्स्ट जो अपन एग्जामिनेशन करेंगे वो है वजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ऑब्वियसली तुम लोगों ने वजाइनली जब इंस्पेक्शन करोगे तो तुमको पता चलेगा कि वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिला वल्वा में, वजाइना में, है ना। वही सारे साइंस, जैकोमियस साइंस तुम लोग को देखने को मिलेंगे, चैटविक साइन। ठीक है, इसके अलावा वल्वल एडिमा, हाइपरेमिक स्टेट ऑफ वल्वा कुड आल्सो बी सीन एंड वजाइना आल्सो। इसके अलावा ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा, वजाइना एंड सर्विक्स इज मच मोर एविडेंट एज दी सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी प्रेगनेंसी वैसे वैसे और ज्यादा डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हार्मोनल इफेक्ट जो है वो पीक पे है एट सेकेंड ट्राइमेस्टर। और जैसे जैसे वो पीक पे चढ़ता है वैसे वैसे कलरेशन जो है, सॉरी डिस्कलरेशन जो है वो और ज्यादा एविडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने वजाइनल एग्जामिनेशन देखा। नेक्स्ट है इंटरनल बेलॉटमेंट, है ना। इंटरनल बेलॉटमेंट, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट मैंने तुम लोग बताया, पर एब्डोमिनली सुपरफिशियली अपन करते हैं जनरली पता करने के लिए पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। इंटरनल डेवलपमेंट जो है मैंने पहले भी बताया तुम लोग को, ये अपन अवॉइड करते हैं क्योंकि अननेसेसरली अपन यूट्रस को छेड़ना नहीं चाह रहे, स्पेशली इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। और अपन अननेसेसरली कोई भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो कि असेंडिंग फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है, मदर एट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे है तो आराम से इन्फेक्शन मदर को हो सकता है। तो इस केस में इंटरनल डेवलपमेंट्स जो है वो आजकल
नहीं की जाती है। लेकिन क्योंकि तुम्हारे बुक्स में बता रखा है इंटरनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैन बी एलिसिटेड बिटवीन 16 to 28 weeks. The fetus is too small before 16 week and too large after 28 weeks. Not to be done in cases like Scandi liquor as well as transverse presentation, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, जनरली इंटरनल डेवलपमेंट में करते हैं क्या है, पर एब्डोमिनली एक हाथ को प्लेस करना है, पर वजानली 2 फिंगर्स को प्लेस करना है ना। फिर जनरली अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि फंडल हाइट या फिर फंडस से जनरली इसको कंप्रेस करने की, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आना जरूरी है। इसके बीच में मटेरियल क्या है, इसके बीच में मटेरियल है एम्नियोटिक सैक, एम्नियोटिक फ्लूइड एंड फीटस, है ना। अगर अपन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर अपन को सपोज अपने पर वजानली 2 फिंगर्स इंसर्ट किया और अपन को हार्डनेस फील हो रही है, दैट मींस प्रेजेंटेशन है सिफेलिक, और अगर सॉफ्टनेस फील हो रही है तो प्रेजेंटेशन क्या हुआ, पोडालिक। हैव यू अंडरस्टूड। और अगर अपन को कोई भी प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी मटेरियल फील नहीं हो रहा है तो प्रेजेंटेशन क्या हुआ, ट्रांसवर्स। इसलिए इन लोगों ने क्या रखा है कि ये पर्टिकुलर इंटरनल डेवलपमेंट जैसी जो चीजें हैं वो अपन ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में अपर साइड एंड लोअर साइड एम्प्टी रहता है। तो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में इंटरनल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज, लिकर आमनिया जब स्कैंटी हो तब भी अपन इंटरनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अब तुम लोग, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तुम लोगों ने देखा कि कैसे अपन पर एब्डोमिनली एक हैंड्स को प्लेस कर रहे हैं, दूसरे हैंड्स फिंगर्स को अपन इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो फिंगर्स है ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, और ऑब्वियसली इतना ज्यादा अब्रप्ट मूवमेंट के कारण हो सकता है प्लासेंटा डिटैच हो जाए, इसलिए अपन इंटरनल डेवलपमेंट अवॉइड करते हैं आजकल, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जाएंगे, पहला है सोनोग्राफी। सेकंड ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी जो है बहुत एविडेंट है। जनरली अपन सोनोग्राफी सेकंड ट्राइमेस्टर में इसलिए कराते हैं क्योंकि अपन को फाइंड आउट करना है फीटल पोल्स, एनाटॉमी ऑफ फीटस, प्लासेंटल लोकलाइजेशन, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए अपन सोनोग्राफी कराते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों कराते हैं, जनरली अपन को फाइंड आउट करना है कि कार्डियक मूवमेंट स्टार्ट हुए या नहीं, फीटस जिंदा है या नहीं, है ना। तो आप लोग देखोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी जो है वो 6 वीक्स अराउंड है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में जो सोनोग्राफी है वो 18 से 20 वीक अराउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे फीटस के स्केलेटल सिस्टम डेवलप हो चुके हैं, अपन फीटल एनाटॉमी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इसको नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो अपन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जेस्टेशनल एज क्या है। तो यहाँ पे लिख रखा है सोनोग्राफी, रूटीन अल्ट्रासोनोग्राफी एट 18 to 20 weeks for the fetal anatomy and placental localization and cervical canal integrity is also done, है ना, कि सर्विक्स बंद है या नहीं, दूसरी चीज प्लासेंटा कहाँ लोकेटेड है, अपर सेगमेंट में, लोअर सेगमेंट में, और साथ ही साथ फीटस जो है उसकी एनाटॉमी बराबर चल रही है या नहीं, ठीक है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जेस्टेशनल एज इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग बीपीडी, है ना, बाय पैराइटल डायमीटर, HC हेड सर्कम्फेरेंस, एब्डोमिनल सर्कम्फेरेंस एज वेल एज फीमोरल लेंथ। इसको जब नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो एक्जैक्टली जेस्टेशनल एज मिल जाएगा अपन को मदर का। तो अपन आराम से कैलकुलेट करते हैं क्या, EDD, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफिकली EDD जो कैलकुलेट करता है दैट इज द एग्जैक्ट सोनोग्राफी एज कंपेयर टू एग्जैक्ट EDD एज कंपेयर टू दैट व्हाट मदर इज सीइंग, है ना, क्योंकि प्लस माइनस जो मदर कहती है उससे अपन चलते हैं। इट इज एक्यूरेट व्हेन डन बिटवीन 12 to 20 weeks. Fetal organ anatomy to look for deformities or for the fetal viability, है ना। एनाटॉमी देखते हैं, उसमें अगर डिफॉर्मिटी देख रहे हैं अपन तो वो डिफॉर्मिटी आराम से कंक्लूड कर देता है कि फीटस की वायबिलिटी रखनी है या नहीं, या फिर उसको अबॉर्ट करना है। तो इसलिए जनरली अपन 12 to 20 वीक्स के अंदर अंदर कर सकते हैं। तुमने सुना होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज पॉसिबल ओनली अप टू 24 वीक्स, है ना, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके बाद वायबल हो जाता है फीटस। तो इस टाइम पे अगर डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है तो मदर के पास फिर भी चॉइस है कि वो एक्सपेल आउट कर सके फीटस को, अबॉर्ट आउट कर सके फीटस को, एबनॉर्मल फीटस को। एब्सेंस ऑफ फीटल कार्डियक मूवमेंट्स कंफर्म्स दी डेथ। अगर फीटल कार्डियक मूवमेंट नहीं मिलता है तो दैट मींस फीटल डेथ हो चुका है। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सरेस, है ना। आजकल के जमाने में एक्सरेस नहीं की जाती है। अगेन तुम लोगों को पता है कि ये सोर्स ऑफ टेराटोजन है, जनरली ये एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकती है, जेनेटिक म्यूटेशन ला सकती है विद इन द फीटस, तो एक्सरेस नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हारी बुक में लिख रखा है इसलिए रेडियोलॉजिकली एक्सरेस इज टू बी डन, देन फीटल स्केलेटल सिस्टम को शो कर देता है और उसकी शैडोज को निकाल के ले आता है। ये एक्सरेस सबके बराबर करते हैं 16 वीक है। हैव यू अंडरस्टूड?